साथियों नमस्कार। आज मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के मेरे वीडियो का विषय है किसी शेयर में यदि आप फंस जाएं तो उसमें से अपने नुकसान की पूर्ति करते हुए बाहर किस प्रकार निकलें, वो विधि मैं आज अपने वीडियो में बताने जा रहा हूं। असल में इन दिनों मेरे नए वीडियो नहीं आ रहे थे। इसकी वजह ये थी कि मैं अपनी नई पुस्तक लिखने में काफ़ी व्यस्त था। कैसे पहुंचा अब्दुल, शेयर बाजार के शून्य से शिखर तक। ये पुस्तक मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज मैंने लिख करके पूरी कर ली है और पूरी पुस्तक टाइप भी हो गई है। अब बस उसमें हिंदी की जो मात्रात्मक गलतियां हैं या बीच में से कोई गलत टाइप हो गया है, कोई सुधार करना है, तो एडिटिंग का कार्य सिर्फ बाकी रहा है और 4-5 दिन में ये पुस्तक आपको अमेजन वगैरह पर उपलब्ध हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी शेयर में एक साथ बड़ी मात्रा में यदि खरीदारी कर लेते हैं और उसके अंदर फंस जाते हैं तो उसमें से बाहर किस प्रकार निकला जाए। यद्यपि मैंने मेरी पुस्तकों में और मेरे ब्लॉग्स में आपको विधियां बता रखी है कि आपको एक साथ बड़ी मात्रा में खरीदारी न करके किसी शेयर में बड़ी होल्डिंग लेनी भी हो तो किस प्रकार ली जाए, परंतु नए निवेशक आमतौर पर इस प्रकार की गलती कर बैठते हैं और मेरे पास इस प्रकार के बहुत से ईमेल आते हैं कि हमारे पास फला फला कंपनी के 10,000 शेयर है, इस भाव पे लिए थे, अब ये इस भाव पे आ गया, अब हम क्या करें। तो यद्यपि मेरे पास कोई जादू नहीं है, फिर भी मैं आपको एक विधि बताऊंगा जिससे आप बात निकल सकते हैं। मान लीजिए एक एक्स कंपनी के शेयर आपने 10,000 शेयर लिए। एक्स कंपनी के आपने 10,000 शेयर लिए और 60 रुपए प्रति शेयर के भाव पर लिए। एक्स कंपनी के आपने 10,000 शेयर 60 रुपए प्रति शेयर के भाव पे लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लालची थे और लालच में आ गए कि ये कंपनी जल्दी बढ़ने वाली है और इस तरह से आपने एक साथ 6 लाख रुपए का निवेश कर दिया। ऐसे मेरे पास बहुत से ईमेल मेरे छोटे निवेशक भाई बहन मुझे ईमेल करके पूछते हैं कि हमने इस प्रकार से 6 लाख रुपए का निवेश कर दिया, आज ये एक्स कंपनी का मार्केट प्राइस घट के 40 रुपये हो गया और अब हमारे 6 लाख घट करके 4 लाख रुपए में चेंज हो गए, तो अब हम क्या करें, हमें कोई विधि बताओ। तब बताइए आप कौन सा जादू किया जा सकता है। तो अब मैं आपको यदि कह दूं एक्स कंपनी से निकल करके वाई कंपनी में एंटर हो जाइए, आपका सारा ये पैसा जो पीछे बचे हुए 4 लाख रुपए है, इनको आप एक्स कंपनी से निकाल के वाई कंपनी में डाल दीजिए। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वाई कंपनी का प्राइस भी नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि शेयर बाजार में हम लोग कितना भी सटीक अनुमान लगा लें, कई बार वो अनुमान फेल हो ही जाता है। इसको कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं है। कोई कितना भी बड़ा विशेषज्ञ हो, ये आवश्यक नहीं है कि उसके शेयर बाजार में सभी अनुमान सही जाए, क्योंकि वास्तविक जो शेयर का प्राइस होता है वो तो 10-20 रुपए, 10 रुपए या 5 रुपए जैसी उसकी फेस वैल्यू होती है, 2 रुपए 1 रुपए, ये उसकी फेस वैल्यू ही उसका वास्तविक प्राइस है। बाकी उसका जो प्राइस होता है वो उसके अंदर प्रीमियम अमाउंट होती है। 2 रुपए का शेयर यदि आप 2200 रुपए में खरीदते हैं, यदि आप 2 रुपए का शेयर 2200 रुपए में खरीदते हैं तो ये 2198 रुपए तो प्रीमियम है। और ये प्रीमियम कितना भी कम हो सकता है, कितना भी ये ज्यादा हो सकता है, ये मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कब मांग बढ़ जाएगी और कब आपूर्ति कम हो जाएगी। इसके लिए मैंने एक विधि निकाली है। मैंने ये मेरे अनुभव से देखा है, बहुत से अलग अलग शेयरों में रिसर्च करके देखा है कि यदि कंपनी अच्छी होती है, यदि कंपनी अच्छी कंपनी है, बिल्कुल उसके प्रमोटर्स वगैरह फ्रॉड नहीं है, वो अपने शेयर बेच बेच के यदि भागते नहीं है या अपने व्यापार को बंद नहीं करते हैं, तो आमतौर पे 48 महीने का समय वो स्टैंडर्ड समय है, औसतन समय है ये 48 महीने का समय, औसतन रूप से 48 महीने अर्थात 4 साल में लगभग आपको अपना प्राइस वापस मिल जाता है। तो अब मैं यदि ऐसे व्यक्ति को ये कहूं कि वो 4 साल तक इंतजार करे और बाई चांस उसका शेयर अब 4 साल का, मैंने कहा 6 महीने बाद घट के 36 रुपये ही हो गया, तो उसके 4 लाख रुपए अब 3,60,000 हो गए और वो मुझे इतनी गालियां निकालेगा, यूट्यूब कमेंट्स में मेरी इतनी बुराई करेगा, मेरे ब्लॉग्स पे इतनी गालियां निकालेगा कि मेरा दिल जो है बिल्कुल टूट के तार तार हो जाएगा। अब कई बार हम क्या होता है, ऐसे निवेशक को एक्स के स्थान पर वाई में जाने की जगह हम भी अपना बचाव करते हैं। 5 कंपनियां अलग अलग बता देते हैं कि आप ये भाई साहब थोड़ी राशि ए में डाल दो, थोड़ी बी में डाल दो, सॉरी थोड़ी राशि सी में डाल दो, थोड़ी राशि डी में डाल दो, थोड़ी राशि ई में डाल दो। इस तरह हम 5 अलग अलग कंपनियां बता देते हैं। जब हमने ये 5 कंपनियां बताई, उसने जो 10,000 शेयर 60 के भाव पे खरीदे थे उस समय उनका प्राइस 40 रुपए था और जैसे ही उसने 40 रुपए के भाव पे बेच के इन 5 कंपनियों में इसके 5 हिस्से करके ये 20 पैसे को डाला, वैसे ही उसका शेयर एकदम से जंप किया और 72 रुपए पे आ गया। और फिर एनालिस्ट को क्या मिलती है, फिर वही गाड़ियां।
तो अब हमने इसके लिए ऐसे निवेशकों के लिए एक परफेक्ट विधि ढूंढ ली है, एक परफेक्ट विधि खोज ली है, जो मैंने मेरे अनुभव से देखा है कि प्राय फैल नहीं जाती और उसमें निवेशक भी खुश रहता है, उसके धनराशि का नुकसान भी नहीं होता और उसकी खोई हुई अमाउंट बड़ी ही सरलता से रिकवर हो जाती है। तो हम उसको कहते हैं कि भाई साहब एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड छांट लीजिए। तो वो पहले तो ये पूछता है कि भाई साहब आप ही बता दीजिए कौन सा सबसे अच्छा है। जो उसको इतना ब्लॉग वगैरह पढ़ने का समय नहीं है, हमने ब्लॉग में लिखा हुआ है कि आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड को किस प्रकार छांट सकते हैं। मैं उसे आपको शॉर्ट में रिपीट कर दूं। मैंने मेरे ब्लॉग जो म्यूचुअल फंड जीनियस है उसमें बता रखी है विधि कैसे छांटना है। उसमें उसका 5,000 करोड़ से ऊपर का कम से कम कॉर्पस होना चाहिए, उसके पिछले 5 सालों का कम से कम ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, उसने पिछले 5 सालों में 15-20% के करीब रिटर्न दिया हो, ऐसा रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। वो हम मानते हैं अच्छा म्यूचुअल फंड है। तो कोई बात नहीं, मुझे ही पूछता है तो मैं उसको HDFC इक्विटी फंड वगैरह का नाम ले देता हूँ। हम उसको कहते हैं एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड छांट लीजिए। और उससे भी पहले मैं ये प्रश्न उससे करता हूँ कि भाई साहब क्या आप आयकर दाता है। मैं मेरे फोन नंबर तो देता ही नहीं, मेरे से फोन पे बात नहीं कर सकता वो। ऐसा निवेशक मुझे ईमेल करता है तो मुझे बड़ा जो दुख और जो दर्द होता है उसकी राशि खोई हुई देख करके, तो मेरे पास हजारों ईमेल रोज आते हैं, पर प्राथमिकता से उस खोए हुए पैसे वाले के ईमेल का जवाब देने के लिए मैं उसको चूज करता हूं। पहला प्रश्न उसको ये करता हूं कि भाई साहब क्या आप आयकर दाता है। अब वो पहले तो मेरा ईमेल पढ़ के ही चिढ़ जाता है, वो कहता है आपको इससे क्या मतलब, मैं आयकर दूं या नहीं दूं, आप कौन होते हो पूछने वाले। तो हम इसलिए नहीं पूछ रहे, मैं ये जानना चाहता हूं यदि वो आयकर दाता है और धारा 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए की सेविंग नहीं कर पाता है तो मैं उसको म्यूचुअल फंड में लगाने की जगह टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सलाह दूं, ताकि टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में वो अपना पैसा डालेगा तो धारा 80C के तहत उसको 20% मुनाफा तो हाथों हाथ ही हो जाएगा। यानी आप यदि मान लीजिए आपकी कर योग्य आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको उस पर 20% इनकम टैक्स देना पड़ता है। और आप धारा 80C में यदि 1.5 लाख रुपए टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में, जैसे एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, HDFC टैक्स सेवर प्लान, रिलायंस टैक्स सेवर प्लान आदि, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि मुझे पता है इस वीडियो के नीचे भी कमेंट्स करके पूछेंगे कि अब आप अच्छा सा एक टैक्स सेवर प्लान भी बता दो। तो मैं चाह रहा हूं कि नाम पहले ही बता दूं ताकि मुझे कमेंट का जवाब देने का समय मिले या नहीं मिले। तो यदि आप आयकर दाता है और इन टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में प्रतिवर्ष आप 1.5 लाख रुपए से अधिक का निवेश इनमें नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप 1.5 लाख रुपए तक का निवेश करते हैं तो आपको 20% की दर से यदि आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है तो 30,000 के करीब फायदा तो आपको हाथों हाथ ही हो गया, निवेश करते ही मिल गया। अब जो आप समझ रहे हैं उतनी आसान कहानी नहीं है। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि आपके सारे शेयर ये बेच के और जितने भी आपको ये 4 लाख रुपए मिलते हैं सारे के सारे यदि आप टैक्स सेवर है तो टैक्स सेवर प्लान में म्यूचुअल फंड में निवेश कर दीजिए, और यदि टैक्स सेवर नहीं है तो HDFC इक्विटी फंड जैसे किसी बड़े म्यूचुअल फंड निवेश कर दीजिए। ऐसे यदि कह दूं और मेरा कहना हुआ आपने जैसे म्यूचुअल फंड में निवेश किया तो म्यूचुअल फंड में तो ग्रोथ बहुत स्लो आती है और शेयर बढ़ के 72 रुपये हो गया तो फिर वही गाड़ियां। इसलिए जैसा कि आप जानते हैं मैं जो भी विधि का आविष्कार करता हूं बहुत ही रिसर्च के बाद करता हूं, इसलिए मेरे वीडियो भी ज़्यादा लंबे समय के बाद आते हैं। तो अब इस 4 लाख में मैं उसको ये कहता हूं कि भाई साहब आपके शेयरों की वैल्यू जो भी है उसमें आप 48 का भाग दीजिए। उसने 4 लाख में जब भाग दिया तो 8,333 रुपये 33 पैसे आया। तो 48 महीनों में वो शेयर के वापस बढ़ने के चांस भी है ना, इसलिए हम उसको कहते हैं आप इतने ही शेयर बेचो, पहले महीने आप अपने पोर्टफोलियो में से इतने ही शेयर बेचिए। ये आवश्यक नहीं है एक ही शेयर आपके पास खराब हो, आपके अधिक भी शेयर हो सकते हैं। किसी बार 8 शेयर भी ऐसे होते हैं जो खराब पोजीशन में है, 10 शेयर भी ऐसे हैं जिनमें वो निकलने के लिए छटपटा रहा है। तो हम उसको सलाह देते हैं कि आपका जो सबसे खराब शेयर है आप अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू में, जो खराब शेयरों वाला पोर्टफोलियो है उस वैल्यू में 48 का भाग हर महीने दीजिए। ये अमाउंट एक जैसी फिक्स नहीं आएगी, किसी महीने आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी उसकी, किसी महीने कम हो जाएगी। तो 48 का भाग आप हर महीने दीजिए, जो भी ये फिगर आए 8,333 रुपए उसको म्यूचुअल फंड के अंदर डाल दीजिए। यदि आप आयकर दाता हैं और 100 आप जो है धारा 80C के अंदर 1.5 लाख तक की बचत नहीं कर पाते हैं तो आप टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में डालिए। आयकर दाता नहीं है तो आप टैक्स सेविंग प्लान में मत डालिए। तो पहले महीने आपने 8,333 रुपए डाला तो आपको एक महीने का समय मिल गया कि आपके पोर्टफोलियो के शेयर भी वापस बढ़ सकते हैं। अब उसने उसके बाद जो 10,000 शेयर थे उसमें से 208 शेयर बेचे 40 रुपए के मार्केट प्राइस पे, और 8,320 रुपए जो मिले उसको उसने म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिया। यदि वो आयकर दाता है और 80C में पर्याप्त सेविंग नहीं कर पाता तो उसने टैक्स सेवर प्लान में निवेश किया, और यदि आयकर दाता नहीं है तो किसी भी नॉर्मल म्यूचुअल फंड में उसने निवेश कर दिया।
अब अगले महीने की स्थिति है कि उसके पास 9,792 शेयर पीछे शेष बचे हैं। अब यदि इन शेयरों का प्राइस बढ़ के 72 रुपये हो जाए, 100 रुपये हो जाए, तो वो मुझे गाड़ियां नहीं देगा, क्योंकि उसकी म्यूचुअल फंड में जो उसने 8,320 रुपये का निवेश किया है वो या तो 50-100 रुपये ज़्यादा हो गए होंगे या 50-100 रुपये कम हो गए होंगे। इसलिए उसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा यदि उसका प्राइस एकदम से बढ़ जाता है तो। और यदि नहीं बढ़ता है, मान लो उसका प्राइस बढ़ के 40 से 45 तक ही आया, उसने लिए 60 पर थे, अभी भी वो निकलना चाहता है, अभी भी छटपटा रहा है, तो उसको फिर से 9,792 को जब वो 45 से गुणा करेगा तब जो ये फिगर आती है 4,40,640 रुपए, फिर से 48 का ही भाग देना है। हर बार उसको 48 का ही भाग देना है। इस फिगर में कृपा करके सुधार करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने मेरे यहाँ गर्दन में बहुत दर्द किया है, बहुत शोध कर करके ये फिगर निकाली है, लगातार कंप्यूटर पे गर्दन झुका झुका के फिगर निकाली है। तो ये फिगर एक एग्जैक्ट फिगर टाइप है, जिससे आपको काफ़ी हद तक ब्रेक इवन पॉइंट मिलने की संभावना है। उसको अगले महीने इन 4,40,640 रुपए में 48 का भाग देना है, उसको 48 से डिवाइड करना है, तब ये जो फिगर आती है 9,180 रुपए अगले महीने इसको उसी म्यूचुअल फंड में जिसमें उसने पिछले महीने किया था वापस निवेश करना है। तो इस प्रकार से हर महीने वो उसके शेयरों की जो भी वैल्यू होती है, ये एक शेयर के अलग अलग भी हो सकते हैं, अलग अलग हो तो आपके पोर्टफोलियो की जो भी वैल्यू होती है उसमें 48 का भाग देना है। जो भी फिगर आए उसको एक देश के टॉप मोस्ट म्यूचुअल फंड में छांटना है आपको, जिसका कॉर्पस, जिसकी फंड वैल्यू सबसे ज्यादा हो, क्योंकि ज्यादा पैसे वाला जो फंड होगा उसके अंदर फंड मैनेजर भी अच्छी तरह से कार्य कर पाएंगे, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रख पाएंगे, जिसका 5 साल से अधिक का ट्रैक रिकॉर्ड हो, जो अच्छे रिटर्न देता हो, ऐसा ग्रोथ फंड आपको चूज करके उसमें हर महीने वो जो पैसा आ रहा है 48 का भाग देने से, उस केवल आपको उतने ही शेयर बेचने, जैसे पिछले महीने उसने 208 शेयर ही बेचे थे, अब आपको 45 के भाव पे इतने शेयर ही बेचने हैं कि आपको 9,180 रुपए मिल जाए, इसको आप म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे। ऐसे करते करते लगभग 48 मंथ्स में 48 महीनों के अंदर बीच में कभी भी ऐसी स्थिति आ जाएगी जब आपके बचे हुए शेयरों की वैल्यू और आपके म्यूचुअल फंड के निवेश की वैल्यू आपके उन 6 लाख रुपए के बराबर हो जाएगी। तब आप चाहें तो आगे उस म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू रखें, चाहें तो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स और बचे हुए शेयर दोनों को एक साथ बेच करके अपने 6 लाख रुपए लेके घर जाएं, और आइंदा ऐसी गलती नहीं करें कि एक ही शेयर में इतनी बड़ी अमाउंट। मेरी किताब को पढ़े बगैर नहीं लगाएं। मेरी जो किताब है चंदू चिंकी वाली, हाउ चंदू अर्नड एंड चिंकी लॉस्ट इन द स्टॉक मार्केट, वो अभी इंग्लिश में ही है, हिंदी में प्रभात प्रकाशन ने मुझसे एग्रीमेंट किया है। मैंने उनको ईमेल करके पूछा भी, तो उन्होंने कहा कि 15 नवंबर 2017 तक हिंदी में आएगी, अभी तक तो आई नहीं है। जो विधि बताई है उसके अनुसार ही किसी एक शेयर में आप इतनी बड़ी राशि का निवेश करें। वैसे हिंदी वालों के लिए मेरी नई किताब कैसे पहुंचा अब्दुल, शेयर बाजार के शून्य से शिखर तक जल्दी प्रकाशित होने वाली है। उसमें मैंने अपना ज्ञान काफ़ी उड़ेलने का प्रयास किया है। और अब लास्ट में आप सबसे निवेदन है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करें। मेरे चैनल को यदि आपने पहली बार देखा है तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नीचे कमेंट्स करके भी आप मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इससे आपको कोई लाभ पहुंचा या नहीं पहुंचा। नमस्कार।